एवरीवन, मैं हिमानी उपाध्याय। आप सभी का स्वागत है रिसर्च मेथोडोलॉजी की इस व्याख्यान श्रृंखला में। पिछले व्याख्यान में हमने प्रयोगात्मक शोध कार्य एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड क्या होती है उसको जानने का प्रयास किया था। उसके अंतर्गत डिस्कस किया था उसकी परिभाषा, डेफिनेशंस, उसका उद्देश्य, पर्पस, किस प्रकार से प्रयोगात्मक शोध की प्रक्रिया पूरी होती है, प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत स्वतंत्र एवं आश्रित चर की उपस्थिति पहला विशेषता पढ़ी थी अपने कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के प्रेजेंस। ठीक है। मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, किस प्रकार से चरों को आप जोड़ तोड़ कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, मध्यस्थ चरों का पर नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते, क्या है विशेषता है। ठीक है। किस प्रकार से कौन कौन सी विशेषता होती है जो कि रैंडमाइजेशन के अंतर्गत आती है, जिसमें आप सब्जेक्ट को यादृच्छिक विधि द्वारा, रैंडम विधि द्वारा आप उनको असाइन करते हैं। आखिरी में विशेषता डिस्कस की थी वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थ्रू रिप्लिकेशन, बार बार प्रयोग के द्वारा आप प्रयोगात्मक शोध के परिणामों का वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है ना। ये विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम लोग बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से आप किसी भी शोध को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल नियंत्रण करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज शुरू करते हैं प्रयोगात्मक शोध का भाग 2, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पार्ट 2। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेथड ऑफ कंट्रोल, रिसर्च मेथड को आप किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं और नियंत्रित करने की क्यों आवश्यकता होती है, किस लिए करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आती है प्रयोगात्मक शोध या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को आप उसकी यूटिलिटी जो है किसी भी प्रयोगात्मक शोध की, वो किस पर डिपेंड करती है, हम किसी भी प्रयोग को कितना नियंत्रित करके कर रहे हैं या उसमें प्रयोग होने वाले चरों को कितना नियंत्रित कर रहे हैं। ठीक है। चाहे वो स्वतंत्र चर है या आश्रित चर है, आप उसको कितना नियंत्रित कर रहे हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप कंट्रोल बेटर कर रहे हैं, आप सही मात्रा में सही तरीके से आप प्रयोगात्मक शोध में चरों को नियंत्रित कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो परिणाम होगा कैसा होगा, उसमें त्रुटियां क्या होंगी, एरर आपकी लो होगी, और जो भी हम उसमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उपचार दे रहे हैं, उसका आपको हाई लेवल पर इफेक्ट, प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए कंट्रोल करना जरूरी होता है। प्रयोगात्मक शोध में कंट्रोल करना क्यों जरूरी जरूरी हो गया, क्योंकि जो चर है उनको नियंत्रित अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे उसमें त्रुटियां होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, हाई एरर हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आप बेटर कंट्रोल कर रहे हैं तो लो एरर होगी, और साथ ही साथ आप जो इफेक्ट देखना चाह रहे हैं अपने ट्रीटमेंट का, उसका आपको उच्च लेवल पर, उच्च स्तर पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ कंट्रोल कौन कौन सी है, इसमें मेथड का कंट्रोल करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो प्रयोगात्मक शोध को नियंत्रित करने की मुख्य तौर पे 3 प्रकार की विधियां हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। पहली डिस्कस करेंगे फिजिकल मैनिपुलेशन, भौतिक रूप से किस प्रकार से आप चरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी विधि होती है सिलेक्टिव मैनिपुलेशन, तब आप चयन करते हैं कि हमको इस चीज को नियंत्रित करना है। ठीक है ना। और तीसरा आता है स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशन। ठीक है। तो इन तीनों प्रकार की विधियों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला बात करते हैं फिजिकल मैनिपुलेशन। फिजिकल मैनिपुलेशन में इट कैन अकम्प्लिश बाय एलिमिनेशन एंड कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल,
यहाँ पर हम मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि भौतिक रूप से जब हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, तो उसमें दो विधियां आती हैं। एक होती है एलिमिनेशन, किसी भी चीज को बाहर निकाल देना या किसी भी चीज को हटा देना उस जगह से। अगर वो चीज वहां पर है और हमारे प्रयोग पर प्रभाव डाल रही है तो उस चीज को वहां से हटा दे, एलिमिनेट कर दे, ठीक है ना। कॉन्स्टेंसी मतलब यहाँ पर इसका अर्थ है कि नियमित रूप से हम उस चीज को नियंत्रित कर रहे हैं। तो दो विधि होती है, एलिमिनेशन और कॉन्स्टेंसी। फिजिकल मैनिपुलेशन में दो तरीके होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है इंटरविनिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए, मध्यस्थ चरों को नियंत्रित करने के लिए दो विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हम यहाँ पे जो चर हैं जिनके साथ जो दूसरे चर हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं उनको हम हटा दें, है ना, या उनको सतत रूप से अलग करते जाए, नियमित रूप से अलग करते जाए, ठीक है ना। कैसे करेंगे इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं पहली बात कि किसी भी इस चीज को थोड़ा समझने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दूं मैं कि मान लीजिए आप जो पहले हमने उदाहरण लिया था, आप कोऑपरेटिव लर्निंग का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, ठीक है, 9th क्लास के स्टूडेंट्स पर कोऑपरेटिव लर्निंग का इफेक्ट किस पर देखना चाह रहे हैं, उनके केमिस्ट्री के अचीवमेंट पर, ठीक है। जब केमिस्ट्री के अचीवमेंट पर प्रभाव देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो समूह होंगे, ठीक है। एक समूह होगा जो जिस पर कि आप ट्रीटमेंट देंगे, और दूसरा समूह क्या होगा आपका, वो समूह जिसको कि आप परंपरागत विधि द्वारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड क्या, लेक्चर मेथड, प्रयोग व्याख्यान विधि से आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप जब पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो ये मान के चल देखिए कि जिनको आप कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड से पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासरूम में जहाँ वो हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उस क्लासरूम की सिचुएशन में अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उसमें सहयोग कर रही है उनकी, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमने ये रिजल्ट पाया कि कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड का इफेक्ट क्या हो रहा है, हमको सिग्निफिकेंटली हाई मिल रहा है इन कंपैरिजन टू लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि से। परंतु जरूरी नहीं है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ दूसरी भी ऐसी चीजें जो कि छुपी हुई है और उसमें प्रभाव डाल रही है, ठीक है ना। जैसे कि जहाँ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड से पढ़ रहे थे तो वहां पे बहुत ही पिन ड्रॉप साइलेंस था, ठीक है, समय बहुत सही था, बच्चे थके हुए नहीं थे, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रकार फैक्टर्स थे, है ना, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दे रहे हैं परंतु प्रभाव डाल रहे हैं। वहीं आप व्याख्यान विधि से जब केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आप उनको ऐसे समय में पढ़ा रहे हैं कि बच्चे, लास्ट पीरियड हो गया, ठीक है ना, या फिर वहां पे बहुत शोर शराबा है, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रभाव को आपने यहाँ पे दूर नहीं किया तो उन सब का प्रभाव भी आपके रिजल्ट पर पड़ रहा है। तो केवल उसका हाई लेवल पर अचीवमेंट आना कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड का केवल ट्रीटमेंट ना होकर दूसरे कारण भी हो जाते हैं। इसी बात को आप एक और एग्जांपल उदाहरण द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं ज्योग्राफी पे, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के बच्चों पर, ठीक है। तो आपने जिस क्लास में जहां पर आप प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल के थ्रू पढ़ा रहे हैं उस क्लास में ऑलरेडी ही ज्योग्राफी के कुछ चार्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें वहां पे लगी हुई थी, ठीक है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम लर्निंग के द्वारा पढ़ने के साथ साथ वो चार्ट्स और मॉडल्स का भी पढ़ने में सहायता ले रहे थे। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जब प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल के साथ साथ वहां पर जो कक्षा में क्लास में चार्ट्स और मॉडल लगे हुए थे वो भी उनके परिणामों पर, उनके अचीवमेंट पर प्रभाव डाल रहे थे, है ना। अगर ऐसी स्थिति में अगर हम वहां से उस क्लास को लगाने से पहले वहां से जितने भी चार्ट्स थे, मॉडल्स थे, पोस्टर्स थे, उनको अगर हम हटा देते हैं ज्योग्राफी के, फिर वहां पे लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने एलिमिनेट किया। समझ रहे बात आपने इसको, कि आपने उस चीज को एलिमिनेट कर दिया वहां पर, ठीक है। और एलिमिनेशन के बाद फिर आपने इफेक्ट देख रहे हैं तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि काफी हद तक यहाँ पर जो कुछ भी हमको रिजल्ट मिल रहा है वो वास्तव में ट्रीटमेंट का ही इफेक्ट है ना। दूसरे जो और अदर होते हैं वेरिएबल्स जो कि दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्लासरूम अपीयरेंस एंड एनवायरनमेंट,
जिस क्लास में हम क्लास में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड से पढ़ा रहे हैं जिस क्लास में, उसका क्लास का अपीयरेंस बहुत अच्छा है, वहाँ पे लाइटिंग व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्रॉस वेंटिलेशन है, और पिन ड्रॉप साइलेंस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है ना। और दूसरी क्लास जिसमें आप पढ़ा रहे हैं व्याख्यान विधि द्वारा, वहां पर ये चीजें नहीं है ना। टाइम शेड्यूल फॉर टीचिंग, है ना। आप जो टाइम शेड्यूल जो यूज कर रहे हैं, वो फर्क फर्क है दोनों मेथड्स का। जैसे कि आपने प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल से, प्रोग्राम लर्निंग मेथड से पढ़ा रहे हैं या कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड का यूज कर रहे हैं, और आपने फर्स्ट पीरियड में पढ़ाया, और लेक्चर मेथड व्याख्यान मेथड से पढ़ाने वाले समूह को आपने आखिरी पीरियड में पढ़ा रहे हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट पीरियड में, जैसा कि आप जानते हैं साइकोलॉजिकली, जब बच्चे फर्स्ट पीरियड में हमेशा फ्रेश होते हैं तो लर्निंग अच्छी होती है, अधिगम अच्छी होती है, अच्छा होता है ना। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो प्रभाव कर रहा है परिणामों को। ठीक है। दूसरा साइज ऑफ क्लास, है ना। क्लास अगर साइज छोटा है तो उसका इफेक्ट, आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं ज्यादा बेटर होगा। साइज बहुत बड़ा है तो आपका इफेक्ट कम होगा। ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसका कहता है प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द क्लासरूम, है ना। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। प्रेजेंस ऑफ मैकेनिकल गजेट्स, है ना। क्लासरूम में कौन कौन से गजेट्स लगे हुए, जैसे मैंने बताया था, चार्ट्स लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं, ठीक है ना, या मॉडल्स रखे हुए हैं, उन सब का प्रभाव पड़ रहा है ना। वो चीज आपको हटानी पड़ेंगी। आउटसाइड नॉइज एंड फॉल स्मेल, बाहर से आने वाला शोर शराबा क्लास में, और साथ ही साथ आपके जो आसपास है, क्या क्लासरूम के पास में टॉयलेट है या पीछे नाली है जहां से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है। ठीक है, इसका प्रभाव पड़ता है से आपकी टीचिंग पे, लर्निंग पे। और कंफर्टेबलनेस एंड सिटिंग, क्लासरूम कितना एयरी है, कितना कंफर्टेबल है, सिटिंग कितनी कंफर्टेबल है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है उनके लर्निंग पर। जितना कंफर्टेबल होगा लर्निंग उतनी अच्छी होगी, सिटिंग जितनी अच्छी होगी लर्निंग उतनी अच्छी होगी। तो ये सारे के सारे फैक्टर, अब यहाँ पे देखिए, इनमें से जो आ, मध्यस्थ चर हैं, ये सब जो बीच में आपके परिणामों को जाने अनजाने प्रभावित कर रहे हैं, उनको आपने अपने ट्रीटमेंट देने से पहले उनको रिमूव कर दिया, और फर्स्ट डे से रिमूव किया, और आखिरी दिन तक इस बात का ख्याल रखा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, आपका कॉन्स्टेंसी, आपने नियमित रूप से उसको हटाया। ठीक है ना। समझ में आ रही बात। दो विधि कैसे, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि जितने भी मध्यस्थ चर है में अफेक्ट्स डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, अचीवमेंट और ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं। इट कैन बी कंट्रोल्ड आइदर एनिमिलेशन, या तो आप उसको हटा दें, उस चीज को वहां से दूर कर दें, या फिर कॉन्स्टेंसी या नियमित रूप से उस चीज को आप हमेशा के लिए हटा दें, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक। ठीक है ना। तो डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। तो ये कैसे हो गए, ये टू मेथड्स होती हैं फिजिकल मैनुपुलेशन की, जिसमें कि आप फिजिकली आप इन चीजों को रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे कहा जा सकता है कि आपको जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट का इफेक्ट भी काफी हद तक सही देखने को मिल रहा है। दूसरी मेथड होती है सिलेक्टिव मेथड। सिलेक्टिव मेथड में सबसे पहले जब समझने के लिए इसमें हमको देखना पड़ेगा, पहला होता है कंट्रोल कैन बी एम्प्लॉयड बाय रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू ग्रुप और ट्रीटमेंट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग जब प्रयोग करने शुरू करने से पहले जो दो समूह बनाए, एक आपने प्रयोगात्मक समूह बनाया और एक नियंत्रित समूह बनाया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप बनाया, उसको आप क्या कर रहे हैं, उन ग्रुप में स्टूडेंट्स को रैंडम असाइनमेंट कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं आपके विषय हैं, उन विषयों को आप उनको किस ग्रुप में वो जाएंगे, कंट्रोल ग्रुप में होंगे, प्रयोगात्मक समूह में होंगे या नियंत्रित समूह में होंगे, उनको याच्छादित विधि द्वारा आप बांट रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको किस तरह से होगा यहाँ पर, अह, पहले इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जो बात अभी मैंने पहले भी आप इस उदाहरण लेके समझाया, इफेक्टिवनेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड ऑन अचीवमेंट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट। मतलब आप किसका, सहभागिता अधिगम विधि का प्रभाव किस पे देख रहे हैं, उनकी उपलब्धि पे देख रहे हैं, केमिस्ट्री की उपलब्धि पे देख रहे हैं 9th क्लास के विद्यार्थियों की। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने दो समूह बनाए। ठीक है। 9th क्लास के आपको किसी भी स्कूल में क्या लेने पड़ेंगे, दो सेक्शन अगर है तो आप एक सेक्शन को आपने क्या बना दिया ना,
कंट्रोल ग्रुप और एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। चलिए अब यहाँ पे उसको, यहाँ पे नंबर ज्यादा चाहिए तो रिसर्चर सिलेक्टेड 2 स्कूल एंड 2 सेक्शंस। हर स्कूल, जैसे स्कूल ए है, स्कूल बी है, ठीक है। स्कूल ए है, उसको उसमें भी उसने क्या किया, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, है ना। एक प्रयोगात्मक समूह बनाया, एक को नियंत्रित समूह बनाया। स्कूल बी में भी उसने वही चीज की, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, एक को उसने प्रयोगात्मक समूह बनाया, एक को नियंत्रित समूह बनाया, ठीक है ना। तो पहला जो प्रयोगात्मक समूह है, उसको किस मेथड से पढ़ाना शुरू किया उसने, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड ग्रुप से पढ़ा रहा है। दूसरी विध को किसने पढ़ा रहा है, वो लेक्चर मेथड ग्रुप से पढ़ा रहा है, ठीक है। सिमिलरली उसने स्कूल बी में भी वही किया, जो प्रयोगात्मक शोध है उसको कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड से पढ़ाया, और नियंत्रित समूह को लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो रिजल्ट आया, ठीक है, आपने रिजल्ट का मीन स्कोर को जब आपने कंपेयर किया रिजल्ट को, तो क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है परफॉर्म सिग्निफिकेंटली बेटर, है ना। जो प्रयोगात्मक समूह है उसका अचीवमेंट कैसा है, सार्थक रूप से उच्च है ना, अच्छा है, देन कंट्रोल ग्रुप, है ना। अब देखो यहाँ पर उसने सिर्फ सेक्शन 2 थे, तो सेक्शन ए को उसने प्रयोगात्मक समूह बना दिया, सेक्शन बी को कंट्रोल ग्रुप बना दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिजल्ट्स केवल केवल ट्रीटमेंट के कारण भी है। तो किसके कारण हो सकते हैं, क्योंकि जो अचीवमेंट है ना, अचीवमेंट जो होता है वो बहुत सारी चीजों से प्रभावित होता है ना। किसी भी विषय की उपलब्धि है, उसके साथ साथ और भी चीजें जो होती हैं जो उस पर प्रभाव डालती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि उस विषय में विद्यार्थी का अचीवमेंट, मोटिवेशन कैसा है, उपलब्धि, अभिप्रेरणा उसकी कैसी है। दूसरी बात, उसमें जो विद्यार्थी चुने गए थे उनकी स्टडी हैबिट्स कैसी हैं, ठीक है। तीसरी बात, उनका उस विषय में कितनी रुचि है। और चौथी बात, इंटेलिजेंस, बुद्धि। ये चारों चीजें जो हैं, जाने अनजाने हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रभाव डालते हैं। आपने जो ग्रुप बनाया था, ठीक है ना, उस ग्रुप में हमें नहीं मालूम कि कितने बच्चे, हो सकता है कि आपके पास जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें ऐसे बच्चे थे जिनका इंटेलिजेंस लो था, या उनकी स्टडी हैबिट बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु जो ऐसा ग्रुप जो कि प्रयोगात्मक समूह बनाया गया, उनकी स्टडी हैबिट बहुत अच्छी थी, उनका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी अच्छा था, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका जो अचीवमेंट का जो है डिफरेंस वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये जो चीजें हैं, अचीवमेंट, मोटिवेशन, है ना, उपलब्धि, अभिप्रेरणा, स्टडी हैबिट, पढ़ने की आदतें, इंटरेस्ट, रुचि, इंटेलिजेंस, बुद्धि, ये भी आपके ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि ये प्रभाव डाल रहे हैं, तो पर आप कह रहे हैं, नहीं आप, हमने जो प्रयोगात्मक सहभागिता अधिगम मेथड द्वारा पढ़ाया तो उसका परिणाम ज्यादा अच्छा मिल रहा है, तो आप उसको ठोस तरीके से नहीं कह सकते यहाँ पर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो रैंडमाइजेशन जो है, या आच्छादित विधि द्वारा बच्चों को अलग अलग समूह में बांटने के लिए 3 तरीकों का हम प्रयोग कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, हमारा एरर जो है, एक्सपेरिमेंटल जो एरर है, वो एरर बढ़ जा रहा है ना। उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, समूह को बांटने के लिए रैंडमाइजेशन करें, या छातीकरण करें, मैचिंग करें, मतलब उनको बिल्कुल पेयरिंग करें, एक ही समान बुद्धि का बच्चा ग्रुप ए में है, उसी समान रेंज का आईक्यू लेवल का बी ग्रुप में भी है, ठीक है ना। काउंटर बैलेंसिंग कर रहे हैं, है ना, कि बिल्कुल एक समान बच्चे हो, है ना। तो इन विधियों के द्वारा आप अलग अलग पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो रैंडमाइजेशन का, इससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी आपको समझाया था पहले, कि आपने क्या किया है कि लॉटरी सिस्टम का, चिट सिस्टम का यूज करके आपने बच्चों को डिवाइड कर लिया, है ना, या मैचिंग कर लिया आपने आईक्यू को लेके, इंटरेस्ट को लेके, ठीक है। जब काउंटर बैलेंसिंग कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 तरीके से हम काउंटर बैलेंसिंग कर सकते हैं। कंप्लीट काउंटर कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल कर रहे हैं, इनकम्प्लीट कंट्रोल कर रहे हैं, रैंडम सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं। इन तीनों मेथड का यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। कैसे करेंगे इसको, आइए हम थोड़ा एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सेम एग्जाम्पल लेते हैं
और उसमें इन मेथड को यूज करेंगे। किस लिए यूज कर रहे हैं हम? टू मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल। जो मध्यस्थ चर है, जिन चरों की बात अपन यहाँ कर रहे थे कि जो उसमें जाने अनजाने प्रभाव डाल रहे हैं, है ना, तो इसी बात कर रहे थे अपन यहाँ पर। जो अचीवमेंट मोटिवेशन है, स्टडी हैबिट है, इंटरेस्ट है, इंटेलिजेंस है, ये भी प्रभाव डाल रहे थे। हम चाहते हैं कि ये प्रभाव यहाँ पर ना डाले, या उनका प्रभाव, क्योंकि देखो ये मान के चलना है आपको कि हम 100% तो चीजें कम नहीं कर सकते दूर प्रयोगात्मक शोध में, परंतु फिर भी हम उनको काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो सेम उदाहरण लिया आपने यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर जो दो ग्रुप बने आपके, पहला ग्रुप बना आपका प्रयोगात्मक समूह, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और दूसरा वाला बना आपका नियंत्रित समूह, जिसे कहते हैं हम कंट्रोल ग्रुप बना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट किया। रैंडम असाइनमेंट कैसे करेंगे आप? रैंडम असाइनमेंट करने के लिए आपने उनको रैंडम नंबर टेबल का यूज किया या चिट मेथड को यूज किया। ठीक है। तो रैंडम मेथड नंबर से आपने बच्चों को डिवाइड किया, या आपने सारे बच्चों की लिस्ट तैयार की, ए और बी सेक्शन के सारे बच्चों को मिक्स किया, फिर उनमें चिट सिस्टम के द्वारा किया, या आप बच्चों का नाम लिखने के बाद अल्फाबेटिकली लिखा और ए और बी करके आप ले सकते हैं, ऑड और इवन नंबर के द्वारा। ठीक है। जो इवन नंबर वाले हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएंगे, ऑड नंबर वाले बच्चे आपके कंट्रोल ग्रुप में जाएंगे, या आप चिट उठा के कर सकते हैं। तो इन मेथड का यूज के द्वारा कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर द सेम टॉपिक फॉर द सेम ड्यूरेशन आर टॉट बाय द सेम टीचर टू बोथ द ग्रुप, है ना। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप केमिस्ट्री ले रहे हैं, तो केमिस्ट्री का सेम टॉपिक है जो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को पढ़ा रहे हैं, वही आप कंट्रोल ग्रुप को भी पढ़ा रहे हैं। ड्यूरेशन भी उनका सेम है, टाइम भी सेम है। ठीक है ना। अगर फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड उनका भी लगेगा। ठीक है ना। तो पहले आप ट्रीटमेंट आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दीजिए, फिर अगले महीने ट्रीटमेंट आप किसको देंगे? आप कंट्रोल ग्रुप को दे, तो आपका ड्यूरेशन क्या होगा? सेम होगा, फर्स्ट पीरियड में ही होगा। आर टॉट बाय द सेम टीचर। एक ही टीचर जो प्रयोगात्मक समूह में पढ़ा रहा है, वही टीचर आपको नियंत्रित समूह में भी पढ़ा रहा है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये कैसा हो गया यहाँ पर? इस तरह से हम इस मेथड के द्वारा, काउंटर बैलेंसिंग के द्वारा, आपने क्या किया? इंटरवीनिंग वेरिएबल को काफी हद तक कंट्रोल किया, और हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है वो हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को नियंत्रित किया। ठीक है। दूसरी तरीका होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल को सिलेक्टिव मैनिपुलेशन में। इंटरवीनिंग वेरिएबल कैन बी कंट्रोल्ड by having the groups where individual are matched case by case, है ना। यहाँ पर इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हर इंडिविजुअल को आप मैच कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। कंट्रोल ग्रुप में भी, प्रयोगात्मक समूह और नियंत्रित समूह में बिल्कुल एक से बच्चे। इस चीज को एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आसानी से। आपने क्या किया कि ऑल स्टूडेंट डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, है ना। दोनों समूह, दो समूह में बांटने के लिए आपने क्या ही इस्तेमाल का क्या किया? इस्तेमाल आपने टूल का प्रयोग, एक उपकरण का प्रयोग किया, है ना। सपोज रिसर्चर वांट्स टू कंट्रोल इंटेलिजेंस, है ना। हम कोऑपरेटिव लर्निंग का इफेक्ट देख रहे हैं, परंतु हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, कंट्रोल ग्रुप है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, दोनों ग्रुप्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनका आईक्यू लेवल कैसा हो? एक समान, है ना। तो इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डिवाइड करने से पहले हमने क्या किया? दोनों समूहों पर जो सेक्शंस थे उनके ऊपर आईक्यू टेस्ट को अप्लाई किया। ठीक है, बुद्धि परीक्षण को अप्लाई किया। ठीक है। अब यहाँ पे हम वही एग्जाम्पल जो ऊपर डिस्कस किया था उसी को लेके आगे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उसी में आपने क्या किया? सेम आईक्यू रेंज असाइन इक्वली टू बोथ द ग्रुप्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो बुद्धि है, बुद्धि का जिस रेंज में, जैसे मान लीजिए आपने एक 100 आईक्यू रेंज वाले बच्चे को आपने, जिसका कि आईक्यू स्कोर कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, तो आपने बी ग्रुप में भी 100 आईक्यू वाले को रखा। आपने ए ग्रुप में फिर आपने एक 120 वाले को रखा, तो 120 ग्रुप वाला दूसरा पी में रखा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपने दोनों ग्रुप में इक्वल आईक्यू वाले ग्रुप को, बच्चों को डाला। तो ये इंडिविजुअल क्या हुआ? यहाँ पर हमने इंडिविजुअल को मैच किया। ठीक है, एक जैसा, केस बाय केस, सेम यहाँ पर है, दूसरा सेम भी वहां पर है। ठीक है ना। प्रयोगात्मक समूह में भी एक बच्चा उसी लेवल का है, नियंत्रित समूह में भी उसी लेवल का
स्टूडेंट है। तो दिस केस क्या कहलाता है? मैच केस बाय केस। दिस मेथड कॉल्ड मैच पेयर मेथड। इस विधि को और क्या कह सकते हैं हम? मैच पेयर मेथड भी कहते हैं। परंतु यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने इंटेलिजेंस को तो कंट्रोल कर लिया है ना, परंतु जरूरी नहीं है। आईक्यू लेवल जिन बच्चों का एक है, एक स्टूडेंट का 100 है आईक्यू और दूसरे बच्चे को भी 100 है, तो यह जरूरी नहीं है कि दोनों स्टूडेंट्स की स्टडी जो हैबिट्स हैं वो भी सेम, है ना, अलग अलग हो सकती है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल ऑल इंटरविनिंग वेरिएबल द सेम टाइम, है ना। एक ही समय में सारे के सारे वेरिएबल्स को नियंत्रित करना कठिन काम हो जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपने क्या किया, क्या विधि यूज किया आपने? केस बाय केस, एक समान बच्चों को लेने का प्रयास किया। दूसरी बात सिलेक्टिव मेथड में आती है। तीसरी बात, कंट्रोल कैन बी एम्प्लॉयड बाय हैविंग ग्रुप मैच्ड ऑन इंटरविनिंग वेरिएबल्स। अब यहाँ पर हम जो ग्रुप है उनको जो इंटरविनिंग वेरिएबल्स है उस आधार पर मैच कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वहां पर? आह, वही सेम एग्जांपल को हम आगे देखते लेकर काम पर समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर आईक्यू टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट किया, ठीक है, ऑन बोथ द एग्जिस्टिंग ग्रुप, है ना। फिर आपने मीन स्कोर ऑफ इंटेलिजेंस इज कंप्यूटेड। दोनों समूहों के मतलब सेक्शन के जो बच्चे मिक्स हैं सारे बच्चों का आपने क्या निकाला? इंटेलिजेंस को आपने कैलकुलेट किया फॉर बोथ द ग्रुप्स सेपरेटली, अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ पे आईक्यू को सेपरेट करने के बाद आपने ये चीज नोट की कि अब आपको क्या करना है? दोनों समूह को कैसा बनाना है? एक जैसा बनाना है। इंटेलिजेंस बिल्कुल मीन स्कोर कैसा हो? दोनों का सेम, सारे स्टूडेंट्स का मीन स्कोर जो निकाला, ठीक है। तो टू मेक देम इक्विवेलेंट ऑन इंटेलिजेंस, स्टूडेंट्स फ्रॉम वन ग्रुप आर शिफ्टेड टू अनदर ग्रुप टिल बोथ ग्रुप्स हैव द मीन स्कोर ऑफ इंटेलिजेंस एज 105। मान लीजिए आपका कितना आ रहा है यहाँ पर, आपने कैलकुलेट किया सपोज, तो एक स्टूडेंट का कितना आ रहा है? एक मिनट। ग्रुप ए का मीन स्कोर कितना है आपका? 100। और ग्रुप बी का आपने कैलकुलेट किया, आईक्यू का कंप्यूट किया, मीन स्कोर आ रहा है 110। अब दोनों का जो मीन स्कोर है इंटेलिजेंस का वो सेम नहीं है, एक ही लेवल का नहीं है। अब एक ही लेवल का नहीं है तो उनको एक लेवल का बनाने के लिए आप क्या करेंगे? उनको आप यहाँ से ग्रुप बी से एक बच्चा शिफ्ट करेंगे ग्रुप ए में, और ग्रुप ए का जो कम आईक्यू वाला है वहां शिफ्ट करेंगे ग्रुप बी में। कब तक इस तरह से शिफ्ट करेंगे ये? जब तक इंटेलिजेंस का मीन स्कोर कितना हो जाए कॉमन दोनों सेक्शंस का? 105, 105 ना हो जाए। अब 105 हो जाएगा तो क्या इंडिकेट्स करेगा ये? दैट बोथ द ग्रुप्स ऑन द होल हैव बीन मैच्ड ऑन इंटेलिजेंस। बुद्धि के आधार पर दोनों समूह जो है कैसे हो गया? बिल्कुल इक्विवेलेंट हो गए, एक जैसे। दोनों का मीन स्कोर कैसा है? एक जैसा है, ठीक है ना। तो ग्रुप मैचिंग मेथड ये क्या कहलाती है? ये मेथड कहलाती है समूह के मैचिंग किया आपने, ठीक है, समूह को आपने पूरा एज ए होल मैच किया एक समान इंटेलिजेंस के बेस पर। अब देखिए यहाँ पर ठीक है, आपने इंटेलिजेंस को तो मैच कर लिया, परंतु दूसरे जो आते हैं उनको इक्विवेलेंट करना बहुत ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक इक्विवेलेंट ग्रुप। बट इम्पोर्टेंट चीज क्या है? क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट के देख रहे हैं, स्टडी हैबिट को देख रहे हैं, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि वो भी इक्वल हो पाए, ठीक है ना। परंतु इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखना है रिसर्चर को, वो क्या ध्यान में रखनी बात? कि बोथ द ग्रुप्स आर क्वाइट क्लोज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएबिलिटी, है ना। अगर हमने दोनों को 105 पे लाके खड़ा कर दिया इंटेलिजेंस के मीन स्कोर पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये मान के चलते हैं और कह सकते हैं कि दोनों जो समूह हैं, ठीक है ना, दोनों जो ग्रुप्स हैं क्वाइट क्लोज, है ना। किस रिस्पेक्ट में? आपके सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, मीन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन के एस्पेक्ट में, और वेरिएबिलिटी, है ना, विचलन, है ना। तो केंद्रीय सार्थकता क्या आप देख रहे हैं? टेंडेंसी देख रहे हैं, और उनकी विचलन को देख रहे हैं। काफी हद तक क्या है, दोनों समूह एक समान है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अगली तरीका होता है, अगला तरीका सिलेक्टिव मैनिपुलेशन में, कंट्रोल कैन बी अचीव बाय होल्डिंग इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंटेशन। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने
लगातार सतत रूप से इंटरवीनिंग वेरिएबल को होल्ड करके रखा हुआ कि वो एक से रहे, प्रयोग के समय उनमें परिवर्तन ना आए। ठीक है ना। तो जैसे कि ना अभी हम बात कर रहे थे कि अगर केमिस्ट्री का अचीवमेंट देख रहे हैं, ठीक है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड का प्रभाव दिख रहे हैं केमिस्ट्री अचीवमेंट पर, है ना। परंतु साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी चीजें भी प्रभाव कर रही हैं जाने अनजाने में। क्या चीजें जाने अनजाने में प्रभावित कर रही है? रेसिडेंशियल बैकग्राउंड, टाइप ऑफ स्कूल, टाइप ऑफ स्कूल, साइज ऑफ क्लास एक्सेट्रा। ये सारी चीजें भी क्या हो रही है? जाने अनजाने अचीवमेंट को प्रभावित कर रही है। ठीक है। अब मान लीजिए रेसिडेंशियल बैकग्राउंड जो है ना, कि बच्चा कहाँ से आ रहा है, वो अर्बन एरिया से आ रहा है या रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी। ठीक है ना। इस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, चलिए इसी, तो तब क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, अ, कि पहले से ही आपने तय कर लिया है कि जो ग्रुप बना रहे हैं उस ग्रुप में कितने अर्बन एरिया के हैं और रूरल एरिया के हैं, तो आपने एक समूह अलग अलग बनाए हुए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी क्या है आपके, इक्वल है, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखेंगे। तो रेसिडेंशियल बैकग्राउंड आपने थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट आपने कंट्रोल रखा, एक समान एक जैसा। साथ ही साथ एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, effect of different type of rewards on handwriting skill of class 6 students। ठीक है, क्या देखना चाह रहा है कि जो रिवॉर्ड दिया जा रहा है, जो उनको हम पुरस्कार दे रहे हैं, ठीक है, प्रोत्साहन दे रहे हैं, ताकि उनके हैंडराइटिंग कौशल जो है वो बढ़ जाए, उनका हस्तलिखित कौशल जो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सपोज 3 टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड आपने कितने लिए हुए यहाँ पे रिवॉर्ड्स आप दे रहे हैं। एक तो मटेरियल, मतलब आप कुछ भी पुरस्कार दे रहे हैं मटेरियल रूप में, वस्तु के रूप में, प्रेस कर रहे हैं आप शब्दों के द्वारा कर रहे हैं, और पॉजिटिव, है ना, रिमार्क्स दे रहे हैं बाय द टीचर। तो 3 तरह का आपने, मटेरियल, प्रेज और पॉजिटिव रिमार्क्स। टेक 3 ग्रुप्स ऑफ क्लास। देखिए 3 तरह के आपके पास रिवॉर्ड है, तो आपको कितने समूह लेने पड़ेंगे? 3 ग्रुप लेने पड़ेंगे। 6 क्लास के आपने 3 ग्रुप लिए, ए और बी और सी, 3 सेक्शंस को लिया, है ना। और दी 3 रिवॉर्ड्स रैंडमली असाइन टू 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। तो पहले आपने ग्रुप ए को आपने कौन सा रिवॉर्ड दिया? मटेरियल रिवॉर्ड दिया। बी ग्रुप को आपने प्रेज रिवॉर्ड दिया। सी ग्रुप को आपने पॉजिटिव रिमार्क्स दिए। ठीक है। एक बार हो गया, आपने ये आपने पूरा 15 दिन आपने ये किया। ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या किया? रोटेट 3 रिवार्ड्स ट्रीटमेंट टू ऑल ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली। अब आपने क्या किया, यहाँ पर रोटेट करना शुरू किया। ए ग्रुप को फिर आपने दूसरा वाला जो प्रेज था वो दिया। बी ग्रुप को आपने कौन सा दिया यहाँ पर? पॉजिटिव रिमार्क्स दिए। सी ग्रुप को आपने कौन सा दिया? मटेरियल दिया। ये फिर ये रिवार्ड भी आपने लगातार 15 दिन तक दिया। ठीक है। फिर इमीडिएटली आफ्टर 15 डेज आपने फिर रिपीट किया। ग्रुप ए को आपने कौन सा रिमार्क दिया? यहाँ पे पॉजिटिव रिमार्क वाला रिवॉर्ड दिया। बी वाले को आपने कौन सा दिया यहाँ पर? मटेरियल वाला दिया। और सी वाले को आपने प्रेज दी। ठीक है ना। फिर आपने रिपीट कर दिया। तो रिस्पेक्टिवली आपने क्या किया? तीनों। तो हर ग्रुप को तीनों तीनों रिवॉर्ड मिले। और ट्रीटमेंट का टाइम भी इक्वल है, 15 डेज का। ठीक है। और इनके बीच में जो गैप भी है वो कैसा है? सिमिलर है। ठीक है। तो इस तरह से क्या किया आपने यहाँ पर? ऑटोमेटिकली जो कैरी ओवर इफेक्ट है, सीक्वेंसिंग इफेक्ट है, उसको आपने नियंत्रित किया। ठीक है। कैरी ओवर मतलब एक के बाद एक। ठीक है। तो जब किसी एक चीज को काम करे तो उसका दूसरा, है ना। और सीक्वेंसिंग मतलब ऑर्डर, मतलब एक आपने काम दिया उसके बाद आपने उस काम को बदल दिया तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। तो जितने भी आपके अलग अलग रिवार्ड्स थे, ठीक है, उनको कैरी ओवर किया हर ग्रुप में, और ऑल्टरनेटिवली किया अलग अलग। ठीक है। और फिर साथ ही साथ आपने एक सभी को सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में दिया, है ना। तो उसका इफेक्ट आप देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी सरल काम दे रहे हैं, फिर उसके बाद कठिन काम दे रहे हैं। दूसरे समूह को आपने पहले कठिन काम कराया, फिर सरल काम दे रहे हैं। इन सब चीजों का भी प्रभाव पड़ता है रिजल्ट के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे अलग अलग प्रेस का क्या प्रभाव हो रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हैं वो इफेक्ट ना डाल पाए।
है ना, उन चीजों को आपने कैरी ओवर और सीक्वेंसिंग इफेक्ट द्वारा आपने कंट्रोल किया। ठीक है, टू फाइंड द ट्रू इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमने इफेक्ट देखा, कैसा इफेक्ट दिख रहा है आपको ट्रीटमेंट का, यहाँ पे ट्रू इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है ना। हर ग्रुप ने तीनों रिवॉर्ड्स को लिया, ठीक है ना, और तीनों रिवॉर्ड को उन्होंने बिल्कुल रोटेशन में लिया, एक के बाद एक, अलग 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 अलग, ठीक है ना। फिर उनका क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, या एक को देने के बाद दूसरे के बाद उसका क्या इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर, है ना। मटेरियल का प्रभाव क्या था, प्रेस का इफेक्ट क्या था, या मटेरियल के बाद प्रेस को देने से क्या इफेक्ट हो रहा है, फिर इसके बाद पॉजिटिव रिमार्क को देने से उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। इस चीज को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपने कैरी ओवर को भी और सीक्वेंसिंग इफेक्ट को भी आपने यहाँ पर कंट्रोल किया। तो यहाँ पर हम कह सकता है रिसर्चर कि जो इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है हमको, कैसा इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है, ट्रू इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। समझ में आ रही बात इतनी। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, कैरी ओवर एंड सीक्वेंसिंग इफेक्ट कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू काउंटर बैलेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैरी और सीक्वेंसिंग इफेक्ट कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी मेथड विधि यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, काउंटर बैलेंसिंग। काउंटर बैलेंसिंग को आप कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको आप उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। रिसर्चर वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन स्ट्रेस ऑफ क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल ऑफ जौलपुर सिटी। ठीक है, इसके ऊपर काम करना चाह रहा है, मेडिटेशन का इफेक्ट दिखना चाह रहा है। ठीक है, किसके ऊपर दिख रहा है, वो स्ट्रेस के ऊपर दिखना चाह रहा है, और वो किसके बच्चों के ऊपर, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के बच्चों के ऊपर देख रहा है। तो ही सिलेक्ट्स टू सेक्शन, है ना, उसने दो सेक्शन लिए 11th क्लास के, एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट आर एस फॉलोस, उसने फिर ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, ट्रीटमेंट देने के लिए क्या किया उसने यहाँ पर, पहला जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था ना, O1, एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक समूह था, इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पर एक्स क्या, जो उसने वो जो ट्रीटमेंट दे रहा था, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या दे रहा था, मेडिटेशन। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसको उसने एक्स जो है वो क्या हुआ उसका, उसने मेडिटेशन कराया, फिर उसका इफेक्ट स्ट्रेस के ऊपर देख रहा है, ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन स्ट्रेस। परंतु यहाँ पे साथ ही साथ जो चीज जुड़ रही है वो क्या जुड़ रही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग ग्रुप ए। ग्रुप ए जो प्रयोगात्मक समूह में जितने भी विद्यार्थी थे, उनमें आपस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और थे, तो उसका भी प्रभाव यहाँ पर जुड़ रहा है। ये बात समझ में आ रही है। O1 क्या हो गया यहाँ पर, जो प्रयोगात्मक समूह है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रभाव क्या दिख रहा है, इफेक्ट ऑफ एक्स, एक्स मतलब मेडिट में आपने क्या दिया, मेडिटेशन करवाया ना 1 महीने लगातार, और स्ट्रेस के ऊपर उसका प्रभाव देख रहे हैं, साथ ही साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिल रहा है। फिर आपका हो गया O2। O2 क्या है, आपका नियंत्रित समूह। नियंत्रित समूह को भी आपने क्या दिया, आपने जो इफेक्ट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर आपका, जो कि लेक्चर मेथड से आप पढ़ा रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सीधा व्याख्यान विधि द्वारा बिना मेडिटेशन के आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो नॉर्मल क्लास है, ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल स्ट्रेस पे दिख रहे हैं, परंतु जो ब्री ग्रुप के भी बच्चे हैं वहां पे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी जुड़ रहे हैं यहाँ पर। अब O3 क्या हुआ यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ वाई ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे आपने रोटेट कर दिया, ठीक है, रोटेट कर दिया, यहाँ पर भी ये होगा, ये वाई। ठीक है, यहाँ पर O3 में भी क्या रहा है, आपने इफेक्ट यहाँ पे जस्ट अपोजिट कर दिया, जो प्रयोगात्मक समूह था वहां पर अब आपने मेडिटेशन नहीं कराया, सीधे ही आपने स्ट्रेस को देखा। 15 दिन बाद, महीने भर बाद आपने 1 महीने का ट्रीटमेंट दिया था। फिर आपने कैरी ओवर इफेक्ट हुआ, 1 महीने पहले उन्होंने मेडिटेशन किया था, फिर उसके बाद बिना मेडिटेशन के पढ़ रहे हैं, तो कैरी ओवर इफेक्ट हो गया, वाई ऑन एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे वाई का आप किस पे दिख रहा है, एक्स, पहले वो ऑलरेडी मेडिटेशन ले चुके थे, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस विद इन द ग्रुप ए भी होंगे। ठीक, फिर आपका अब फिर आपने फिर रोटेट उस पे भी किया, जो कंट्रोल ग्रुप था, नियंत्रित समूह है ना, O4, यहाँ पर आपने उनको मेडिटेशन कराया।
ठीक है, और फिर स्ट्रेस के ऊपर इफेक्ट देगा। अब यहाँ पे कैरी ओवर इफेक्ट भी आएगा। एक महीने तक आपने मेडिटेशन नहीं कराया था, फिर एक महीने बाद आपने मेडिटेशन कराया, फिर आपने उनका इफेक्ट देख रहे हैं, तो वाई ऑन एक्स दिख रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस विद इन ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके चार चार समूह, चार आपके अलग अलग रिजल्ट आए, आपने जब उसको रोटेट किया। ठीक, अब रोटेट करने के बाद आप देखिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ O1 प्लस O4। O1 और O4 क्या है, ये आपके प्रयोगात्मक समूह है। ये O1 और ये O4 दोनों कैसे समूह है, आपके प्रयोगात्मक समूह है। इन दोनों के जो आपके गेन स्कोर आए, ठीक है, जो आपके अचीवमेंट स्कोर आए, उनको आपने जोड़ा। O2 और O3 क्या है, O2 और O3 क्या है, आपके नियंत्रित समूह है ना। नियंत्रित समूह के भी आपने अचीवमेंट स्कोर को आपने जोड़ा। आपने आपने O1 और O4 का जोड़ लिया, O2 और O3 को जोड़ा, फिर आपने O1 और O4 के जो जोड़ आया, आपका टोटल स्कोर आया, उसमें से आपने क्या घटा दिया, जो आपका नियंत्रित समूह है उसका जो O2 और O3, उसके टोटल अचीवमेंट स्कोर को माइनस कर दिया। तो ये आपके पास क्या आ गया, गेन स्कोर आए ना। अब यहाँ पर आपने ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं द कैरी ओवर इफेक्ट, है ना, कि एक के बाद दूसरा ट्रीटमेंट देने से क्या प्रभाव हो रहा है। साथ ही साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे जो हम मान के चल रहे थे, जो प्रभाव डाल रहे हैं, वो कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट एज पर स्टेटेड एजम्पशंस, है ना। जो हम मान के चलते समूह में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो नलिफाइड हो गए। द नेट रिजल्ट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि अब हमने जो इफेक्ट देखा वो काफी हद तक सही या ट्रू इफेक्ट देखने को मिला। यहाँ में हमने कैरी ओवर इफेक्ट को भी नलिफाइड कर दिया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी नलिफाइड किया। समझ में आ रही बात आपको, किस तरह से प्रयोगात्मक समूह में भी 2 बार लिया आपने, और नियंत्रित समूह में भी 2 बार लिया, है ना। एक बार ट्रीटमेंट के द्वारा, एक बार बिना ट्रीटमेंट के द्वारा। एक नियंत्रित समूह में भी एक बार बिना ट्रीटमेंट के और दूसरी बार ट्रीटमेंट दिया आपने, ठीक है ना। फिर इन दोनों के स्कोर्स को टोटल करके उसमें से माइनस करके आपके पास जो स्कोर आ रहा है, गेन स्कोर, वो आप कह सकते हैं कि सही इफेक्ट देखने को मिल रहा है। एक तरीका तो ये हो गया काउंटर बैलेंसिंग का। ये दूसरा तरीका होता है कंप्लीट काउंटर बैलेंसिंग। हम पूर्ण रूप से अगर काउंटर बैलेंसिंग कैसे करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ रिवॉर्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ भोपाल। वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे किस चीज का इफेक्ट देख रहा है, वो रिवॉर्ड्स, अलग अलग प्रकार के रिवॉर्ड्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसने यहाँ पे रिवॉर्ड कितने लिए, 3 टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड, नेमली मटेरियल रिवॉर्ड, प्रेज रिवॉर्ड, पॉजिटिव रिवॉर्ड। मटेरियल रिवॉर्ड को हम यह बोल सकते हैं एक्स है, प्रेज रिवॉर्ड वाई, और पॉजिटिव रिवॉर्ड क्या है, सेड। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। 3 प्रकार के रिवॉर्ड यहाँ पर लिए हुए, एक्स वाई और सेड। अब देखिए यहाँ पर जब इनको देखें तो इनमें कितने ग्रुप बन जाएंगे, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो अपन देखें कितने कॉम्बिनेशन होंगे, टाइप रिवॉर्ड आर 6। ठीक है, इनको आप करके देखें तो कितने होंगे, 6 तरीके से आपस में ये ग्रुप बन सकते हैं, है ना। एक ग्रुप बन गया जिसको हम एक्स वाई जेड दे रहे हैं। एक्स वाई जेड मतलब पहले हमने मटेरियल रिवॉर्ड दिया, फिर प्रेज रिवॉर्ड दिया, और फिर उसके बाद पॉजिटिव रिवॉर्ड दिया। मतलब दूसरा ग्रुप जो बनाया उसको हमने पहले कौन सा दिया, यहाँ पर मटेरियल रिवॉर्ड दिया, फिर दूसरे में उसको हमने पॉजिटिव रिवॉर्ड दिया, फिर प्रेज रिवॉर्ड दिया। तीसरा समूह बनाया हमने यहाँ पर, उसको पहला क्या दे रहे हैं, उसको हम प्रेज रिवॉर्ड दे रहे हैं, फिर मटेरियल रिवॉर्ड दे रहे हैं, और फिर उसके बाद पॉजिटिव रिवॉर्ड दे रहे हैं। तीसरा ग्रुप हो गया। चौथे समूह को आपने फिर यहाँ पे वाई जेड एक्स, वाई क्या है यहाँ पर, प्रेज रिवॉर्ड, फिर पॉजिटिव रिवॉर्ड, फिर उसके बाद मटेरियल रिवॉर्ड दिया, है ना। और जो पांचवा समूह था, फिफ्थ समूह था, उसको आपने पॉजिटिव रिवॉर्ड से शुरू किया, फिर आपने यहाँ पर मटेरियल रिवॉर्ड दिया, और फिर प्रेज रिवॉर्ड दिया। 6 ग्रुप को आपने फिर पॉजिटिव रिवॉर्ड दिया, फिर आपने प्रेज रिवॉर्ड दिया, और मटेरियल रिवॉर्ड दिया। इस तरीके से कितने कितने कॉम्बिनेशंस बन गए, यहाँ पर 6 कॉम्बिनेशंस बन गए। ठीक है, अब इन 6 कॉम्बिनेशन में आपने फिर इनको करने के लिए नेचुरली, क्योंकि आपको कितने ग्रुप चाहिए, 6 ग्रुप चाहिए, तो आप जब भी स्कूल ले रहे हैं उसमें 6 सेक्शंस होने चाहिए, है ना। तो एक ही स्कूल में तो आपको 6 सेक्शंस मिलना मुश्किल है ना। रिक्वायर डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल।
क्या जरूरत होगी हमको? अलग अलग सरकारी स्कूलों को लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ रिवॉर्ड असाइन रैंडमली टू 6 ग्रुप, है ना। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि रिवॉर्ड अपना बिल्कुल रैंडमली सिलेक्ट करेंगे कौन से ग्रुप को क्या देना है, ठीक है ना। जो 6 ग्रुप है आपने जो आप ये कॉम्बिनेशंस बनाया, आपने इनको रैंडमली असाइन किया चिट उठा के, कि जो आपने सेक्शन बने थे, सो सेक्शन ए बी सी में जो भी कॉम्बिनेशन आपने उसको रैंडमली यादृच्छिक तरीके से असाइन किया। वन ग्रुप रिसीव ओनली वन कॉम्बिनेशन, ये बात ध्यान रखेंगे कि जो एक ग्रुप है वो केवल एक ही कॉम्बिनेशन उसको दिया जाएगा। सिमिलरली ऑल अदर ग्रुप्स रिसीव असाइंड रिवॉर्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मान लीजिए आपने जो ग्रुप ए था उसको असाइन हुआ रैंडमली थर्ड वाला, तो आप उसको वाई एक्स और जेड देंगे। ठीक है, फिर दूसरे को आपको असाइन हुआ मान लीजिए ये वाला सेकंड वाला, तो उसको एक्स वाई एक्स जेड वाई देंगे, है ना। फिर मान लीजिए उसके बाद ये रिवॉर्ड हुआ उसको नेक्स्ट ग्रुप को, तो जेड वाई एक्स देंगे, तो रिस्पेक्टिवली इसी तरह से आप उसको रोटेशन में रिवार्ड्स देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा इस तरह के कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, इन दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट बोथ सीक्वेंसिंग इफेक्ट एंड कैरी ओवर इफेक्ट आर कंट्रोल। जो सीक्वेंसिंग इफेक्ट है वो भी नियंत्रित हो रहा है यहाँ पर पूरी तरह से, और कैरी ओवर इफेक्ट भी पूरी तरह से नियंत्रित हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर दूसरे किसी भी इंटरवेनिंग वेरिएबल का इफेक्ट यहाँ पर आप नहीं है। तो यहाँ कह सकते हैं कि इन केस ऑफ 3 ट्रीटमेंट टोटल कॉम्बिनेशन, है ना, मतलब आपको ट्रू रिजल्ट देखने को मिल ही रहा है, परंतु यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन कैसे होंगे ऑटोमेटिकली 6, 6 मतलब 3, 3 क्या है आपके पास, 3 रिवॉर्ड्स हैं। ठीक है, और 2 आपके मेथड पढ़ाने के तरीके हैं, और 1 हो गया। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6। फॉर 4 ट्रीटमेंट अगर आप लेंगे तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हुआ, ये आपका 24। तो रिक्वायर 24 ग्रुप्स। अब देखिए जितने ज्यादा आप ट्रीटमेंट के ग्रुप बढ़ाते जाएंगे उतने ज्यादा आपके ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे। ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना ही काम आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल करना, एक्सपेरिमेंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कोशिश करना चाहिए कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पे इसको ज्यादा सफलता पूर्वक सक्सेसफुली नहीं देख सकते, है ना। मेहनत ज्यादा लगेगी, तो कम ट्रीटमेंट के समूह लें और आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपको वहां पर अगर 24 अगर ले रहे हैं तो आपको 24 सेक्शंस चाहिए 6 के, तो उतने सारे स्कूलों को कवर करना पड़ेगा, है ना। अगर आप और आगे बढ़ा रहे हैं तो उतने ही ज्यादा ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे, तो वो कवर अप करना पॉसिबल नहीं होता एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। ठीक है, परंतु यहाँ पर इस मेथड को यूज करने से आप सीक्वेंसिंग इफेक्ट और कैरी ओवर इफेक्ट दोनों को ही, कि एक के बाद एक देने पर एक कार्य के बाद दूसरे तरह का कार्य कराने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। या एक एक काम किया उसी के ऊपर दूसरा देखा, है ना, क्रम का क्या प्रभाव पड़ रहा है और कैरी ओवर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, दोनों को नियंत्रित करते, दोनों चीजें प्रभाव डालती हैं, उनको नियंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया यहाँ पर डिफरेंट मेथड ऑफ कंट्रोल में, पहली बात हमने की थी फिजिकल मैनिपुलेशन समझने की कोशिश की। दूसरी बात हमने समझने की कोशिश की कैसे आप सिलेक्टिव मैनिपुलेट करेंगे। और तीसरी बात हमने डिस्कस किया, तीसरा रह गया यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशन, है ना। स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशन को हम लोग अभी अगले भाग में समझने का प्रयास करेंगे। और आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको बात समझ में आई हो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।